न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, ये बताएं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? तो नॉन करंट कौन से होते हैं पहले ही बताएं। जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा। और और क्या पॉइंट हो? खरीदते क्यों है? लॉन्ग टर्म यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए या रिसेल के लिए? बिजनेस यूज के लिए, लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज करते हैं। और जिनके लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। और टेंजिबल जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अच्छी हैंड आउट है, थोड़ा सा इसको ये पढ़ लेते हैं यहाँ से। हैंड आउट आपको मिल जाएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यहीं से रीड कर लेते हैं क्योंकि घर जाकर तो आप लोग पता है पढ़ते नहीं है। पढ़ जाते हैं, यहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या लिखते हैं? नॉन करंट एसेट एज अ रिसोर्स, अच्छा, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ past event, and future economic benefits are expected to flow into the entity over more than 12 months। ठीक है। तो नॉन करंट, अच्छा, एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्स, ये हम पढ़ चुके हैं FA1 में ना। एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेस ओन और कंट्रोल बाय द एंटिटी। अच्छा, ये लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट इवेंट, पहले खरीदा होगा आपने कुछ, ठीक है, और खरीदते किस लिए? ताकि फ्यूचर बेनिफिट्स आपको मिलते रहे। और कितने? मोर देन 12 तो वो करंट नॉन करंट होगा। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स आर परचेज्ड फॉर यूज विद इन अ बिजनेस दैट विल बी यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट फॉर मोर देन 12। खरीदते किस लिए? बिजनेस यूज के लिए। क्योंकि देखिए, एक एसेट एक बिजनेस के लिए करंट है तो नॉन करंट है, तो दूसरे के लिए वो करंट भी हो सकता है। हो सकता है कैसे? मतलब एक एसेट एक के लिए अगर नॉन करंट है तो दूसरे के लिए वो करंट भी हो सकता है ना। जी, कैसे होगा? एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि हमने फर्नीचर खरीदा, TSC के एग्जांपल है, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो TSC के लिए फर्नीचर क्या है? नॉन करंट एसेट। और जिस शॉप से खरीदा है उसके लिए क्या है? करंट एसेट, इन्वेंट्री होती है ना। तो एक पॉइंट ये भी होता है कि आपके इंटेंशन क्या, अगर आप बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहे हैं तो वो नॉन करंट एसेट होगा, और रिसेल के लिए परचेज कर रहे हैं तो करंट। तो यही सेकंड पॉइंट है कि नॉन करंट एसेट्स आर परचेज फॉर यूज विद इन अ बिजनेस that will generate you to generate profit for more than 12 months. अच्छा, tangible assets कौन से होते हैं? Tangible assets are the physical form that can be touched and seen. ठीक है। Examples of tangible assets include business premises, equipment, ठीक, while intangible assets include items such as license and brand names होते हैं। इसके अलावा गुडविल भी आ जाता है इसमें, कॉपीराइट, ये सब चीजें आती हैं, ये सब हम FA1 में पढ़ते हैं। सब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट। So they are used to drive future economic benefits for the company in increased revenue or decrease cost। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि उससे आपको बेनिफिट ही मिले। अगर उससे आपकी कॉस्ट भी कम हो रही है तो भी आपके लिए वो एसेट ही हो, क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। सही। नॉन करंट एसेट क्यों खरीदते हैं? फ्यूचर में बेनिफिट मिले। बेनिफिट कैसे मिलेगा? प्रॉफिट, या जैसे कि एक मशीन आपने खरीदी, मशीन से एक प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो बेनिफिट होगा, रेवेन्यू मिलेगा आपको। ठीक है। जैसे अब ये TSC खोलने के लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो उसके बाद ही रेवेन्यू आना शुरू हुआ ना। तो इससे तो हमें क्या है, ये बेनिफिट मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट। लेकिन अगर वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दे तो भी फायदा ही होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आपने मशीन के साथ कोई ऐसा कंपोनेंट ऐड कर लिया जिससे आपकी प्रोडक्शन टाइम कम हो गया, या
एक मशीन है जो 100 यूनिट्स पर डे बना रही है, आपने उसमें कोई कंपोनेंट ऐड किया, अब इससे क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी हो गया 120 यूनिट्स पर डे। तो पर यूनिट आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी ना, एक ओवरहेड्स आपके कम हो गया ना। एक दिन में एक मशीन अगर जैसे 1 आवर की बात कर लें, 100 यूनिट्स बना रही है, एक कंपोनेंट ऐड करने के बाद अब वही मशीन 1 आवर में 120 यूनिट्स बनाती, तो आपके ओवरहेड्स क्या हो गए, कम हो जाएंगे। मटेरियल तो उतना यूज होगा लेकिन ओवरहेड्स कम। तो इससे आपकी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज। या कोई आपने मशीन परचेज की जिससे आपके लेबर आवर्स कम हो गए, तो उससे आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि या तो प्रॉफिट आपको रेवेन्यू जनरेट हो, उससे आपकी इनकम इंक्रीज हो, या आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, दोनों कंडीशन में वो आपके लिए प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो एसेट है। अच्छा, incorporating asset into business may lead to capitalization of directly attributable cost। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए क्या लिखे, इनकॉर्पोरेटिंग एसेट इनटू द बिजनेस में लीड टू, यानी कि इसका मतलब क्या पहले बताएंगे, इनकॉर्पोरेटिंग एसेट इनटू अ बिजनेस, एसेट खरीद के लाना, बिजनेस में यूज करना, ऐड करना ना। अच्छा, उससे क्या होता है, may lead to capitalization of directly attributable cost। अच्छा, कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, ये हम पढ़ते हैं ना, याद है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े थे हमने FE1 में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, एज एन एसेट रिकॉर्ड करना। और किस चीज को आप कैपिटलाइज करेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। लेकिन जब एक नॉन करंट एसेट हम खरीदते हैं तो उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट रिकॉर्ड करते हैं ना। एसेट रिकॉर्ड करने का मतलब हम उसे कैपिटलाइज कर रहे हैं। ठीक, वो याद है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करने का मतलब एसेट रिकॉर्ड करना। तो नॉन करंट एसेट को भी हम एज एन एसेट ही रिकॉर्ड करते हैं ना। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर जो डायरेक्टली कॉस्ट लगेंगी ना, डायरेक्ट कॉस्ट जो लगती है उस एसेट पे, उसे भी आपने कैपिटलाइज करना। हाँ, क्या मतलब हुआ, जैसे कि भाई आप एक एसेट खरीदते हैं, कोई भी एक एसेट आपने बाय किया, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, परचेज प्राइस के अलावा उसको लेकर आना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गए, डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं, और फिक्स करना, इंस्टॉलेशन वगैरह हो सकती है ना। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सबको हम ट्रीट क्या करेंगे, एक्सपेंस या एसेट। तो उन सबको हम, वो डायरेक्ट कॉस्ट होंगी, उन्हें हम एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे और फिर टोटल अमाउंट से कैपिटलाइज कर लेंगे। एसेट एक्सपेंडिचर होगा ना। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, उसे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा एसेट एक्सपेंडिचर होता है, और उससे हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मतलब है कि अगर आप एक एसेट खरीदते हैं, बिजनेस में लाते हैं, तो उस पर जो डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी उसे भी आपको कैपिटलाइज करना होता है, एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा, देयर मे बी they may depreciate over time as the asset starts to age and deteriorate। अच्छा, उसके बाद they may hold residual or scrap value at the end of assets useful life। अच्छा, अब ये एग्जांपल से पहले दो पॉइंट्स अभी समझाता हूँ। अभी एग्जांपल्स आ गए, टेंजिबल नॉन, ये दो पॉइंट्स अभी स्किप कर रहा हूं मैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं इन दोनों को, इनका क्या मतलब है। तो मेन टॉपिक हमारा यही है, डेप्रिसिएशन। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो लैंड, बिल्डिंग, फिक्सर्स, फिटिंग्स और ऑफिस इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल्स, प्रेमिसेस, ये सब आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ IAS। ठीक है, IAS की फुल फॉर्म क्या होती है, पता है किसी को, IAS नहीं सुना, नाम सुना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये इसका नंबर है 16। अच्छा, 1 से स्टार्ट होती है नंबरिंग इसके, 1 से लेके फिर चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, ये होते क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं
जो कि इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं, यानी कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बन गए जो कि इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं। ठीक, इससे फायदा पहले क्या होता था, हर कंट्री के अपने स्टैंडर्ड्स होते थे, अपने प्रिंसिपल से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है फिर, जैसे कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप कहीं और जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ के स्टैंडर्ड समझना पड़ेंगे। या अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको वहाँ के स्टैंडर्ड्स समझना पड़ेंगे, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आए, फिर आप इन्वेस्ट कर सकें। तो इससे क्या फायदा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टैंडर्ड तकरीबन फॉलो किया जा रहा है। तो अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तान में बैठ के आप पढ़ें और कहीं भी जाकर जॉब करते हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह आईएएस फॉलो किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर एक इन्वेस्टर है, किसी फॉरेन कंट्री में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना, क्योंकि सब जगह एक ही स्टैंडर्ड फॉलो किए जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंटरनेशनली फॉलो होते हैं। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये अकॉर्डिंग टू आईएएस 16 ही पढ़ेंगे। और बाकायदा जो आईएएस 16 है, ये कंप्लीट हम पढ़ेंगे F3 में जाकर, प्रॉपर पूरा आईएएस वहां पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल सिर्फ रेफरेंस है। अच्छा, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ये बहुत सारे आईएएस बन चुके हैं इस वक्त। अच्छा, आईएएस 16, अब ये नंबर है इसका 16, ये किससे रिलेट करता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। आईएएस 16 क्या लिखता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका नाम है प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। द प्रिंसिपल इश्यूज स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड्स आर, मेन इश्यूज क्या क्या इसके अंदर जो डिस्कस होंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एसेट एट एक्विजिशन, कि जब आप एक एसेट एक्वायर करते हैं तो उसको किस वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ, एक्वायर करना, खरीदना, परचेज करना। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ एसेट कैरिंग अमाउंट, ये कैरिंग अमाउंट क्या होती है, इस पर भी हम बात करते हैं। और थर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ एसेट। एसेट को रिकॉर्ड करना, एसेट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना और उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करना। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिसमें डिस्कस होंगे। और यही हमारा, अच्छा मेन टॉपिक भी हमारा यही है, डेप्रिसिएशन। इसको भी हम पढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स अभी आपको समझ में आएंगे कुछ देर बाद। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्ट कैलकुलेशन की ना। कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, टोटल कॉस्ट टू बी रिकग्नाइज्ड एज नॉन करंट एसेट क्या होगी, परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस होता है। ऐड करेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इसके एग्जांपल्स अभी नीचे दी हुई हैं। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइट रेस्टोरेशन, यानी कि एक नॉन करंट एसेट जब हम एक्वायर करते हैं तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी जैसे हमने बात की कि परचेज प्राइस के अलावा उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाएगी, इंस्टॉलेशन वगैरह होगी और बाकी एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या क्या आता है, कि पहला पॉइंट है परचेज प्राइस, हो गई, क्लियर है आपको। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये हमने बात कर ली, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह ना। और क्या होती है वो भी पूरी एक टेबल नीचे बना हुआ है, इसकी लिस्ट है पूरी। इसके बाद ये एक नया पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइट रेस्टोरेशन। इन तीनों का आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी, जिस पर हम अपने एसेट को कैपिटलाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, ये बता रहा हूँ अभी मैं, डिसमेंटल के मीनिंग क्या होते हैं ये बता, आइडिया, डिसमेंटल सुना है वर्ड, मुझे याद आ रहा है, मीनिंग क्या होता है। डिसमेंटल मतलब, असेंबल का मतलब पता है क्या होता है, असेंबल मतलब जोड़ना, तो उसका अपोजिट है डिसमेंटल। सही है, असेंबल के मीनिंग क्या होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जोड़ना। और डिसमेंटल के मीनिंग क्या होते हैं, उसके अपोजिट हो जाता है, वो उसको तोड़ना। ठीक है, ये चीज होती है डिसमेंटल। अब जैसे कि एक मशीनरी हमने परचेज की, तो उसको हम पहले इंस्टॉल करेंगे ना, फिर वो यूज में हो आएगी, यूज करते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। जब वो मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसे हम डिस्पोज कर देंगे, डिस्कार्ड करेंगे। तो उससे पहले उसे डिसमेंटल करना पड़ेगा ना, खोलना पड़ेगा। मशीन खुलेगी, उसको उठा के लेके जाएंगे, या तो स्क्रैप करके आ जाएंगे, डिस्पोज कर देंगे, जो भी करना है करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले डिसमेंटल करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। अब जैसे बिल्डिंग है, इसको अगर गिरा कर नई बिल्डिंग बनानी है तो क्या करना होगा, इससे पहले डिसमेंटल, तोड़ना होगा पूरा, इसका मलबा उठाकर फेंक कर आएंगे, फिर नई बिल्डिंग बनेगी ना, ये मतलब।
तो जैसे बिल्डिंग की बात करेंगे, डिसमेंटलिंग में क्या आ जाएगा, इसको आपने तोड़ना है, बिल्डिंग सारी टूटेगी, और फिर इसका मलबा उठा के आप कहीं फेंक कर आएंगे, किसी को बेच कर आएंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद आपका प्लॉट लेवल हो जाएगा, फिर उस पर नई बिल्डिंग बनेगी। तो इसको तोड़ने में और साइट को लेवल करने में जो कॉस्ट आएगी, मलबा फेंक कर आने में, प्लॉट को लेवल करने में, ताकि नई बिल्डिंग बन सके, वो कहलाती है डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, उसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो बात हो रही है, ये तो फ्यूचर की बात हो गई, ये कह रही है, क्या कह रही है? हाँ ये तो भी समझा दो ना, ये कौन सी होती हैं, ये लिखा है ना सी ब्लो, तो हम नीचे जाएंगे, नीचे लिस्ट मिल जाएगी। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, इसका मतलब डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन समझ आए, तो डिसमेंटल मीन्स असेंबल का अपोजिट। जैसे गन का एग्जांपल दी, गन को असेंबल करते हैं यूज के लिए, और यूज के बाद उसे आप डिस, ठीक है, डीअसेंबल मतलब डिसमेंटल करके रख देते हैं, खोल के रखते हैं। वो तो एक्सपेंस होता है, वो रिपेयर मेंटेनेंस ही होती है, उसको रिपेयर मेंटेनेंस ही कहेंगे, उसका और कोई नाम नहीं, वो तो रिपेयर मेंटेनेंस है। ठीक है, डिस, हम्म, किसे, नहीं वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ऐसे थोड़ी, हाँ रिपेयर मेंटेनेंस तो रेवेन्यू में आता है ना, उससे तो आपके एसेट की लाइफ मेंटेन होती है, बढ़ती थोड़ी है। इंश्योरेंस वो एक्स तो आपका वो है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस भी, क्योंकि एक साल तक का होता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है ना। अच्छा, तो डिसमेंटल का मतलब तो हो गया उसको तोड़ना और रिस्टोर करना, यानी जैसे अब ये बिल्डिंग हम बना रहे हैं, तो बिल्डिंग को तोड़ेंगे, मलबा फेंकेंगे, प्लॉट को लेवल करेंगे, ताकि नई बिल्डिंग बन सके। इसी तरह अगर हमने एसी लगा हुआ, इसी जगह नई एसी लगाने, तो पहले इसको निकालेंगे, खोलेंगे, डीअसेंबल करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, ठीक, उसके बाद नया एसी लगेगा। तो मशीन लगी हुई है, मशीन आपने निकालनी है पुरानी, नहीं लगानी, तो पहले पुरानी मशीन को खोलेंगे, डिसमेंटल, उसको रिमूव करेंगे, वहां से जगह को लेवल करेंगे, ताकि नई मशीन इंस्टॉल हो सके। तो ये कहलाती है आपकी डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमें फ्यूचर, अच्छा अब ये पता कैसे चलेगी, ये तो बात फ्यूचर की नहीं हो गई। आज एक एसेट अगर हम परचेज कर रहे हैं, तो आज तो हम उससे इंस्टॉल करेंगे, असेंबल करेंगे, डिसमेंटल कब करेंगे, सालों बाद, जब लाइफ खत्म होगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल। तो ये तो फिर आपकी क्या होगी, एस्टिमेटेड होगी ना, एक्चुअल तो नहीं बता सकते हैं। सही, तो ठीक है, तभी क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें क्या था, जब इसमें ये रहेगा ना दो हफ्ते भी, ये भी आपका भी रहेगा। अच्छा इस पे आ जाए आप जरा, तब इस पे आते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कौन सी होंगी ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग एसेट्स to the location and condition necessary for operation. The asset cost must be classified as asset expenditure in the statement of financial position. अच्छा ये मैंने यहाँ बात की थी, अभी कहते हैं इसमें ये था ना डेली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, में क्या क्या आ जाती है आपके डेली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में, डेली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन सी होंगी, directly attributable cost or cost of bringing the asset to location and condition necessary for operation. So these costs must be classified as asset expenditure in the statement of financial position. अब इसमें क्या क्या आ जाता है, एग्जांपल्स क्या है आपकी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय
benefit that arise directly from contribution or acquisition of non-current assets such as wages and salaries. इसको जरा रीड कर लें। इसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट सच एज वेजेस एंड सैलरीज। इसके बाद कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इसमें ऐड हो जाएगी इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट आ जाएगी, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट आ जाएगी, इसमें टेस्टिंग कॉस्ट ऑन वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अच्छा देखिए, एसेट इंस्टॉल करने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा ना। जैसे कोई अगर आपने प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन लगाई है तो पहले आप क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स बनाकर देखेंगे यूनिट सही प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहा, उसके बाद फिर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ना। तो जो टेस्टिंग आपकी कॉस्ट आएगी वो भी इनिशियल कॉस्ट में ऐड करेंगे। इसके अलावा है प्रोफेशनल फी सच एज कंसल्टेंसी, लीगल एंड आर्किटेक्ट फी, स्टैम्प ड्यूटीज, ये सब भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल फीस आ गए जैसे सच एज कंसल्टेंसी, लीगल एंड आर्किटेक्ट फी। कंसल्टेशन, जैसे आपको बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए आपने कोई बिजनेस कर रहे हैं, कंसल्टेशन करते हैं, किसी से मशवरा ले रहे हैं तो उसकी फीस देंगे। कोई लीगल फीस आपको देनी है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन अगर हो रही है, कोई न्यू बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसे अपने नाम पे कन्वर्ट करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, तो उसकी लीगल फीस आप देंगे। इसके अलावा आर्किटेक्ट, अगर कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके लिए आपने आर्किटेक्चर हायर किया है, नक्शा बनवा रहे हैं, तो उसकी फीस आप देंगे। कुछ टाइम ड्यूटीज वगैरह दे रहे हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, तो ये सब भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन टू बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि सपोज इस बिल्डिंग में एक रूम में अगर हमें मशीन लगानी है और ये बिल्डिंग थोड़ा सा छोटी पड़ रही है, तो क्या करेंगे, दीवार तोड़ के इसको सपोज 4 फीट हम बाहर कर रहे हैं एक्सटेंशन, तो ये भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। यहाँ मशीन लगानी है और अगर ये इसकी दीवार थोड़ी चौड़ाई कम पड़ रही है तो उसको आपने क्या किया, 4 फीट बाहर करके नई दीवार अगर बनाते हैं तो वो भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन टू बिल्डिंग। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन यूज टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ एसेट, कि अगर एसेट खरीदने के लिए आपने लोन एक्वायर किया तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। सही, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। क्या? बनाने में जितना भी खर्चा होगा सारा एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाए। जैसे अगर एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के लिए आपको नक्शा बनवाना पड़ता है, पहले नक्शा पास होता है, उसकी फीस होगी, फिर एक आर्किटेक्चर को देंगे फीस। इसके बाद कोई आप इंजीनियर अगर हायर करते हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए आप एक सिविल इंजीनियर हायर करेंगे, उसकी फीस हो गई, फिर सरिया आएगा, सीमेंट बजरी ब्लॉक सब आएंगे ना, सब ऐड हो जाएगा। तो मशीन आप एक्वायर करते हैं तो मशीन एक्वायर करेंगे, उसके अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो शिपमेंट चार्जेस होंगे, पोर्ट ड्यूटीज होती हैं, उसकी ट्रक ड्यूटी हो जाएगी, इंस्टॉलेशन हो जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगी। यानी कि वर्किंग कंडीशन, खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी कॉस्ट नेसेसरी है वो सब ऐड करेंगे। ठीक है क्या? अच्छा, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, इसमें परचेज प्राइस आ जाएगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें क्या क्या आ सकता है वो सब हमने रीड कर लिया, डायरेक्टली कॉस्ट। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइट रेस्टोरेशन, ये मैंने बता दिया आपको ना। हाँ वो नहीं,
देखिए 100 रुपए की चीज आपको 80 में मिल गई, ये तो कंपनी की पॉलिसी है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, एफए में पढ़ा था ना, ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। हाँ, तो लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो कंपनी की पॉलिसी होती है। इतने यूनिट लेंगे ये रेट मिलेगा, इतने यूनिट पर ये रेट हो जाएगा, इतने यूनिट पर ये रेट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से क्वांटिटी बढ़ती जाती है रेट आपके, तो उसमें आपकी कोई एफर्ट्स, खरीदने वाले की कोई एफर्ट नहीं होती ना, वो तो एज पर पॉलिसी होता है कि कंपनी की पॉलिसी है, इतने यूनिट पर इतने रेट होगा, इतने यूनिट पर इतना रेट, इतने यूनिट पे जैसे जैसे रेट यूनिट बढ़ते जाते हैं रेट कम हो जाता है, रेट कम होता है, डिस्काउंट बढ़ता है ना, सही। पर यूनिट रेट कम हो जाता है, चीज सस्ती मिलती है, तो उसमें खरीदार का की कोई एफर्ट्स, आपकी कोई एफर्ट नहीं होगी ना, कि वो तो कंपनी की पॉलिसी, एज पर पॉलिसी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, उसमें आपकी कोई एफर्ट नहीं है। हाँ, मिल गई। हाँ, फिलहाल तो 90 शो करेंगे, 90 पे आपने रिकॉर्ड कर लिया, ट्रेड डिस्काउंट कितना 10% है। ठीक है, तो रिकॉर्ड कितने से करेंगे, 90 से। ठीक, अब आपको पे करने 90। अब यहां पर देखिए एक चीज आ जाती है आपकी, एक अपनी प्लानिंग कह लें, आपकी एफर्ट्स। अब आपको ये लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल दूं कि 30 डेज का टाइम है, और 30 डेज में आपने देने $90, और साथ उसने आपको ऑफर दी है सप्लायर ने कि आपने 10 डेज में अगर पेमेंट की तो आपको $80 देना पड़ेगा। बचे कितने आपके, $10। अब यहां पर आपकी एक प्लानिंग आ जाती है कि देखिए अगर आप विद इन 10 डेज पे करते हैं, मतलब 20 दिन पहले $10 बच रहे हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है कोई कि अगर आप वहां 10 दिन पे 20 दिन पहले पे ना करें उसको, उसको आप 30 दिन बाद ही दें, लेकिन उस 30 दिनों में आप कहीं और इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे ना। जैसे कि भाई 90 में खरीदी है, उसने आपको कहा 30 डेज का टाइम है, लेकिन 10 डेज में पे करते हैं तो $10 का डिस्काउंट मिलेगा। एक मिनट यार, एक्सेल मैंने खोला है। नहीं, तो ऐसे समझा देता हूं। आपने 30 डेज का टाइम है आपके पास, सप्लायर ने आपको ऑफर किए भाई कि अगर आप विद इन 10 डेज पे करेंगे तो आपको $20 का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है। अब आपके पास 10 डेज के बाद पैसे मौजूद हैं, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास कि वही पैसे अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आप $50 अर्न कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अर्ली पे करके $20 बचाएंगे, या कहीं और इन्वेस्ट करके $50 अर्न करेंगे, कहीं और अर्न कर इन्वेस्ट करके $50 अर्न कर लेंगे, और उसको आप पूरे पैसे दे देंगे, $30 आपके फिर भी बच जाएंगे ना। तो यहां पर आपकी एक प्लानिंग इन्वॉल्व हो जाती है कि अर्ली पे करना है या नहीं करना। या फर्स्ट करें अर्ली पे करके आपको $10 बच रहे थे, कैश आपके पास नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बैंक से लोन मिल सकता है। अच्छा, अब आपने बैंक से लोन लिया, अर्ली पे किए, $10 बचे, लेकिन बैंक को जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ रहा है $20। क्या करेंगे, अर्ली पे करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे पूरे 30 डेज के बाद ही पे करूंगा, फायदा क्या नुकसान करने का। तो यहाँ पर ये एक प्लानिंग आ जाती है, तो इसलिए फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, ताकि एक प्लानिंग होती है ना आपकी कि आपने अवेल करना है या अवेल नहीं करना। जैसे अब आपने प्लानिंग की भाई अगर 10-20 दिन पहले पे करते हैं तो आपको $10 डिस्काउंट मिल रहा है, और इसके अलावा कहीं और अगर इन्वेस्ट करें तो $5 मिलेंगे सर, तो बेहतर क्या है, अर्ली पे करके $10 अपने बचा लें। लेकिन कहीं और से $50 मिल रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, अर्ली पे नहीं करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करके $50 अर्न करके $10 उसको ज्यादा ही दे देंगे, $40 फिर भी आपकी जेब में आ जाए। तो यहाँ पर एक आपकी, ठीक है, ये चीज आ जाती है ना, तो मैनेजमेंट आ जाती है, तो इसको फिर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो कि एज पर पॉलिसी है, वो कंपनी की पॉलिसी होती है, उसमें आपकी कोई एफर्ट्स नहीं होती ना भाई, कितने यूनिट पे ये रेट है, इतने पे ये रेट है, जितने यूनिट लेंगे उस रेट पे आपको चीज मिल जाएगी, उसमें आपकी कोई एफर्ट्स कोई प्लानिंग नहीं होती। अर्ली पे करने में आप सोचते हैं फिर कि अर्ली पे करके फायदा ज्यादा है या ना पे करने में फायदा ज्यादा है, तो जहां आपको बेनिफिट दिखता है फिर आप वो काम करते हैं ना, तो उसमें आपकी एक एफर्ट्स होती हैं, तो इसलिए उसको हम रिकॉर्ड करते हैं।
इसलिए ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, ये वजह होती है। नीचे तो आप अभी आगे पढ़ेंगे जाके F7 में डिटेल में इसको सारा ये चीज आएगी आपकी। अच्छा देखिए कॉस्ट हो गई, हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन कौन सी हो, तो ये सब हम क्या करते हैं एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। अच्छा एसेट जब रिकॉर्ड परचेज करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट जब कैश पे खरीदेंगे, और अगर क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं तो एसेट डेबिट और पेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। और अगर लोन लेकर बाय कर रहे हैं तो लोन पेबल क्रेडिट हो जाएगा, एसेट डेबिट होगा, लोन पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये तो एंट्रीज हो गई परचेज ऑफ एसेट की। और एक और एंट्री जब आप लोन रीपे करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी फिर, लोन पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा ये तो बात हो गई आपके नॉन करंट एसेट की, एसेट कौन नॉन करंट कौन से होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, क्या फीचर्स हैं, एग्जांपल्स हो गई, कॉस्ट कैलकुलेशन हो गई, क्या चीजें ऐड होंगी, और ये इसकी इंक्रीज हो गई, सही? हाँ इसमें हाँ ये वाला समझा दो, ये लिखा है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट सच एज वेजेस एंड सैलरीज। इसका मतलब क्या है, जैसे फर्ज करें कि इसके ऊपर हम टीएसए क्लासरूम बनवाता है, ठीक है, एक क्लासरूम बनवा रहे हैं टीएसए। अब उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना, सीमेंट बजरी ब्लॉक चाहिए और लेबर चाहिए, ठीक है। अच्छा उसको हम पेमेंट करेंगे, वो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना, ब्लॉक्स आ गए, सीमेंट बजरी आ गई, फिर हमने लेबर हायर की, इन सब की जो पेमेंट बनेगी वो हमारी टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, सीमेंट खरीद लिया, बजरी खरीद ली, ब्लॉक्स खरीद ली, लेबर हमने नहीं बुलाई, लेबर हायर नहीं की, बल्कि जो हमारे प्यून है ना, इनको काम आता था कंस्ट्रक्शन का, ये जो प्यून है हमारे चाय लेकर आया था, सपोज भाई इनको कंस्ट्रक्शन का काम आता है, तो हमने क्या किया भाई, इनको हमने कहा तुम ये कमरा बनाओ, ठीक है, चाय वाय छोड़ो अभी, कमरा बनाना शुरू करो। अच्छा अब ये प्यून लग गए कमरा बनाने में, इनको टाइम लगा 15 डेज, 15 डेज में इन्होंने मिलकर रूम बना दिया। उसके बाद 15 डेज उन्होंने वही अपना जो काम होता है चाय देने का वो किया, ठीक है। अच्छा मंथ एंड पर हमने इनको वही सैलरी दी जो इनकी सैलरी होती है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट टीएसए ने नहीं की, सही। अच्छा अब जो रूम की कॉस्ट निकालेंगे उसमें क्या आएगा आपका, सीमेंट आ गई, बजरी आ गई, ब्लॉक्स आ गया, और जो मटेरियल लगा, लेबर ऐड करेंगे या नहीं, लेबर ऐड करेंगे नहीं, करना चाहिए, कितनी, 15 दिन लगे रूम बनने में, 15 दिन उन्होंने अपना काम किया जो पियून का काम है उनका ना। हाँ तो उसमें हम उनकी, हाँ उनकी सैलरी का हाफ कर लेंगे, मतलब 15 दिन की जो सैलरी होगी वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी, और जो 15 दिन की सैलरी होगी वो सैलरी एक्सपेंस में जाए, उसमें ये ट्रीट होता है, ठीक है। कि अगर आपने एम्प्लॉय से, ये जैसे कोई एम्प्लॉय है आपका, आपने कहा भी काम करो, कंपनी के लिए मशीन खरीदनी है, तुम जाओ, ये काम हम छोड़ो सारा अपना, बाहर निकलो, जाके ये इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, मशीन कितने की मिल रही है, कितने दिन में आएगी, कितने में इंस्टॉल होगी, ठीक है। जब वो एम्प्लॉय निकला, बाहर जाके रेट वगैरह लिया, मशीन मंगवाई उसने, इंस्टॉल करवाई, इसमें उसको लग गए 10 दिन, और जो अपना काम था वो उसने छोड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा अब मशीन की जो कॉस्ट निकलेगी उसमें हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय के 10 दिन की सैलरी ऐड करेंगे, 20 दिन की सैलरी जो होगी वो सैलरी एक्सपेंस में जाएगी, 10 दिन की सैलरी उसकी मशीन की कॉस्ट में ऐड, ये मतलब है। ये क्या लिखा, देखिए कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है, सच एज वेजेस एंड सैलरी। तो उनको जो आप सैलरी या वेजेस देंगे, तो जितने दिन उन्होंने एसेट को एक्वायर करने में या कंस्ट्रक्ट करने में लगाए होंगे उतने दिन की वेजेस या सैलरी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी, बाकी दिन की सैलरी या वेजेस सैलरी एक्सपेंस में जाए, ये मतलब, नहीं अगर सपोज नहीं दे रहे एडिशनल तब तो ये होगा, सही है। अच्छा तब तो ये हो जाएगा, और अगर हम एडिशनल भी देते हैं, 15 दिन उन्होंने काम किया और उसके हमने एडिशनल भी कुछ पैसे दिए, सैलरी तो पूरी थी जो उनकी थी,
लेकिन कुछ एडिशनल पैसे भी दे दिए, तो फिर क्या होगा, 15 दिन की सैलरी और जो एक्स्ट्रा पैसे देंगे वो भी ऐड हो जाए एसेट की कॉस्ट। ये कि अगर हम सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे, और अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे, सिर्फ सैलरी दे रहे हैं, तो उतने दिन की सैलरी, जितना दिन वो काम करेंगे, वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगी। बाकी दिन की सैलरी हम एज एन एक्सपेंस चार्ज करें। और अगर पूरा महीना लग गया उनको एसेट खरीदने में या बनाने में, तो पूरे महीने की सैलरी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। फिर सैलरी एक्सपेंस क्या हो जाएंगे आपके, जीरो। फिर सैलरी एक्सपेंस जीरो हो जाएगा, पूरे महीने की सैलरी हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करें। तो अब आप लेबर चाहे बाहर से लाएं या अपने ही एम्प्लॉयज को यूज करें, वो उनकी जो सैलरी होगी वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। ये मतलब है इसका, सही। जैसे कि अब आप फर्ज करें कि आपके जो ये सीमेंट के ब्लॉक मिलते हैं, ब्लॉक बनाने की दुकान है आपकी ना, थल्ला कहते हैं ना उसको, पता है? जैसे सीमेंट बजरी और ब्लॉक मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं जगह को? उर्दू में थल्ला कहते हैं। ठीक है। हाँ, कि जहाँ पे ये जो सीमेंट बजरी और आपके ब्लॉक्स मिलते हैं ना, ये तो पता है ना, जगह देखी है ना, सीमेंट बजरी जहाँ मिलता है, ब्लॉक्स मिलते हैं, तो उस जगह को हम थल्ला कहते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि आपका सीमेंट बजरी का ये ब्लॉक्स का बिजनेस है, अब आपने अपना ऑफिस बनाना है। अब खुद आप अपने लिए एक नया आपने सेटअप लगाया ब्लॉक्स का, जहाँ पे आपके ब्लॉक्स बन रहे हैं, या जो सीमेंट की जालियां होती हैं, देखिए ना आपने, देखिए ना वो। कारखाना नहीं बोलते उसको, लेकिन नहीं, उसको कारखाना नहीं बोलते, उर्दू में थल्ला कहा जाता है, ये बता। कारखाना नहीं बोला जाता। जैसे दीवारों में सीमेंट की जालियां लगी होती हैं, देखिए आप लोगों ने, सीमेंट की जाली होती है स्क्वायर शेप में। ठीक है, चले ब्लॉक्स का पता है ना आपको। अब आपने अपना ब्लॉक्स बनाने का सेटअप लगाया, आपने अपना ब्लॉग बनाने का सेटअप लगाया, तो वहां पे अब अपने एक ऑफिस बनाएंगे। अच्छा, अब ऑफिस बनाने के लिए ब्लॉक कहाँ से लेंगे? अपने ही उठाएंगे ना, या बराबर वाले से खरीद के लाएंगे? अपने ही ब्लॉक खरीदेंगे। ठीक है, अब आपने अपने ही ब्लॉक खरीदे, लेबर आपने हायर कर ली बाहर से, ब्लॉक अपने थे, सीमेंट बजरी भी पड़ा हुआ था आपके पास, वो भी आपने अपना ही यूज करके कमरा, अपना ऑफिस बना लिया। अब ऑफिस की जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे आप, उसमें सीमेंट बजरी ब्लॉक की कॉस्ट ऐड करेंगे या नहीं, या सिर्फ लेबर ऐड करेंगे? ऐड करेंगे, करेंगे, चाहे माल अपना हो, क्योंकि माल आपने वो भी तो खरीदा ही होगा ना। ब्लॉक्स का आपका काम है, तो ब्लॉक्स बनाने के लिए सीमेंट आप फैक्ट्री से खरीद के लाएंगे, बजरी खरीद के लाएंगे, तो अगर अपना मटेरियल भी आप यूज कर रहे हैं तो वो भी ऐड होगा। अपनी लेबर यूज कर रहे हैं वो भी ऐड। अब फर्ज करें जो ब्लॉक्स बना रहे हैं आपके कारीगर, उन्हें कमरा बनाना भी आता है, तो अपने ही आपने मटेरियल यूज किया, सीमेंट बजरी ब्लॉक, और अपनी ही लेबर यूज करके ऑफिस बना लिया, तो अब ऑफिस की कॉस्ट जीरो हो जाएगी इस तरह तो। लेकिन सब ऐड होगा उसमें, मटेरियल भी आएगा, सीमेंट बजरी भी ऐड होगा, ब्लॉक की कॉस्ट भी ऐड होगी, जो एम्प्लॉयज आपने यूज किए लेबर कॉस्ट भी ऐड होगी, आपके एक रूम की कॉस्ट निकल आएगी, उस पर आप अपने एसेट रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग डेबिट कैश। ये मतलब ठीक है। हम्म। हाँ करेंगे, जो भी हो, मटेरियल रखा हुआ है, अपना मटेरियल यूज करें या खरीद के यूज करें, उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगी, बिल्कुल। तो ये इसका मतलब है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज अगर उन्हें आपने यूज किया है कंस्ट्रक्शन में या एक्विजिशन में, तो जितना टाइम वो लगाएंगे उतने टाइम की उनकी सैलरी आपने एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करनी है। बाकी दिन की सैलरी जो होगी वो सैलरी एक्सपेंस में चली जाए। तो ये इसका मतलब है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कोई अगर एसेट आप बना रहे हैं, उसके लिए अपनी लेबर अगर यूज करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को यूज करते हैं, तो जितना दिन वो उस पर काम करेंगे उतने दिन की सैलरी आप एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करें। बाकी दिन की सैलरी सैलरी एक्सपेंस में जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी। हो गया, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। एंट्रीज हो गई। अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अच्छा, जब हमने एक नॉन करंट एसेट एक्वायर किया या कंस्ट्रक्ट कर लिया, एसेट आ गया, जैसे मशीन के एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने कंस्ट्रक्शन के लिए मशीन परचेज की, मशीन इंस्टॉल हो गई, वर्किंग कंडीशन में आ गई। अच्छा, मशीन की लाइफ है 5 ईयर,
5 ईयर लाइफ है। अच्छा, अब हमने 5 ईयर तक मशीन को यूज किया। 5 ईयर के बाद क्या होगा? एक मशीन हमने परचेज की आज, इंस्टॉल करा ली, टेस्टिंग हो गई, वर्किंग में आ गई। आज से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए, बनाते रहे, बेचते रहे, बनाते रहे, बेचते रहे। मशीन की लाइफ थी 5 साल। 5 साल बाद मशीन क्या होगी? खराब हो गई, एक्सपायर हो गई, तो क्या करेंगे? डिस्पोज कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, कबाड़ियों को बेच देंगे ना, स्क्रैप कर देंगे। ठीक है, डिस्पोज, डिस्कार्ड, स्क्रैप जो होगी ना। अच्छा, अब ये बताएं कि 10 साल, 5 साल बाद तो हमने उसको डिस्पोज या डिस्कार्ड किया, तो वो तो उस वक्त एक रिकॉर्ड हो जाएगी ना, एंट्री बन जाएगी। पूरे साल कोई एंट्री होगी या नहीं? कुछ रिकॉर्ड करें, क्या करेंगे किस चीज की? अच्छा ये बता, आज हम एसेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट हो गया ना। अच्छा, 5 ईयर लाइफ थी, 5 ईयर तक एसेट यूज हुआ, 5 ईयर के बाद हमने उसको डिस्पोज कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब 5 ईयर के बाद क्या इफेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, पहले ये बताएं इफेक्ट्स। जैसे आज एक एसेट खरीद रहे हैं तो आज हम लिखेंगे एसेट इंक्रीज, मशीन डेबिट हो गई, कैश डिक्रीज, क्रेडिट हो गया ना। आज परचेज के टाइम पे एंट्री क्या होगी? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। 5 ईयर लाइफ थी, 5 ईयर तक हमने मशीन को यूज किया, 5 ईयर के बाद मशीन हमारी एक्सपायर हो गई, उसे हमने डिस्कार्ड कर। सही। अब क्या एंट्री बनेगी? क्या इफेक्ट्स आएंगे? एसेट को क्रेडिट करेंगे, एसेट चला गया, एसेट डिक्रीज हो गया, क्रेडिट। और अगर कैश नहीं मिला आपको, फर्ज करें सपोज डिस्कार्ड कर दिया आपने, डिस्पोज कर दिया, फेंक कर आ गए कचरा को, डेबिट क्या करेंगे? डेबिट। आप बताएं, ठीक है आप बताएं। एक्सपेंस जी। आज एक एसेट खरीदा तो दो इफेक्ट्स क्या होंगे? एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। 5 ईयर लाइफ थी, 5 साल तक एसेट यूज किया, यूज करने के बाद हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो एसेट तो हो गया डिक्रीज, मशीन गई। सेकंड इफेक्ट क्या हुआ जी? बाकी दो बताएं आपके अलावा। अब लोगों ने जवाब दे दिया है, बता। सेकंड इफेक्ट क्या आएगा इसका? एसेट डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट, देखिए वो एसेट था, एसेट यूज हो गया, तो यूज होने के बाद वो, जैसे मोबाइल में बैलेंस होता है, आपके बैलेंस आपके लिए क्या है? एसेट है। और यूज होने के बाद एक्सपेंस बन जाता है ना। जेब में आपके पैसे पड़े हैं, वो आपके लिए क्या है? एसेट। यूज होने के बाद एक्सपेंस हो जाएंगे ना, खर्च होने के बाद। तो इसी तरह एक एसेट आपके पास मौजूद है, जैसे एसी है, जब तक ये यूज हो रहा है एसेट है, यूज होने के बाद ये आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा ना। 5 लाख का आपने एसी खरीदा आज, तो 5 लाख से आप एंट्री क्या बनाएंगे? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। 5 ईयर यूज कर लिया, एक्सपायर हो गया, डिस्पोज करके आ गया आप इसको। तो 5 ईयर के बाद क्या हुआ? एसेट डिक्रीज हो गए, और जो एसेट है वो एक्सपेंस बन गया ना आपका। 5 लाख से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, 5 लाख से आपका एसेट डिक्रीज हो गया। तो एसेट यूज होने के बाद आपका एक्सपेंस बन जाता है ना। एसेट आप यूज कर रहे हैं, एसेट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपेंस बन जाता है। यूज हो रहा है ना। एक गाड़ी आपने खरीदी, उसको जब आप यूज करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी आपकी कंज्यूम होगी, एक्सपायर होगी ना, कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगी, फिर बेच के नई गाड़ी खरीद लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुराना एसेट आपने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो आपके लिए क्या बन गया? एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सपेंस होगा, अब हमने आज एक मशीन खरीदी जिसकी लाइफ 5 ईयर है, 5 ईयर के बाद हमें पता अब ये मशीन हमारी एक्सपायर हो जाएगी, ये एक्सपेंस बन जाएगा, कंज्यूम हो जाएगी ना। तो 5 ईयर के बाद क्या होगा? आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे और एसेट आपका डिक्रीज हो। तो वो जो एक्सपेंस है वो कब रिकॉर्ड होने चाहिए? आज ही रिकॉर्ड कर लें, 5 ईयर के बाद, या कुछ और? 5 ईयर के बाद, साथ साथ मतलब हर साल रिकॉर्ड करें? साथ साथ जी। क्यों? अच्छा वजह बताएं। आखिर में क्यों नहीं, या शुरू में क्यों नहीं? हर साल उसकी लाइफ डिक्रीज हो रही है, तो हर साल रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, और क्यों? वजह बताएं। सपोज अभी नहीं है, 5 साल ही है, तो फिर बात की बात है ना, अभी तो 5 साल। जी, साथ साथ क्यों? हर साल रिकॉर्ड करते रहे, एक साथ ना करें, क्यों? वजह? जी, ठीक है, जवाब तो रीजन सोचें। ठीक है। हाँ देखिए, अब क्या होगा? आज एसेट हमने खरीदा, एसेट हमारा इंक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हो गया, एंट्री हमने बना ली, एसेट मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। 5 ईयर लाइफ थी, 5 ईयर तक हमने मशीन को यूज किया, तो वो बन गया हमारा एक्सपेंस। 5 ईयर के बाद क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे, एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा ना।
तब जो एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे वो बजाय 5 ईयर के बाद रिकॉर्ड करें या आज ही रिकॉर्ड करने के, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं हर साल। हर साल कुछ अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे लाइफ अगर 5 ईयर है तो उसको हम कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 5 से। जैसे सपोज कर लें 1 लाख की कॉस्ट है, लाइफ 5 ईयर है, तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आएगा 20,000। तब आप हर साल 20,000 एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और नाम उसे दे देंगे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, हर साल क्यों रिकॉर्ड करेंगे, आखिर में क्यों नहीं, शुरू में क्यों नहीं, नहीं नहीं, हर साल क्यों रिकॉर्ड करेंगे, उसकी क्या वजह है वो बताता हूँ फिर। चलें पहले इसको कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्या इज अ मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स of the tangible non-current asset that have been consumed during the period। क्या मतलब वो, दोबारा पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या इज अ मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स that have been consumed during the period। कि कितने बेनिफिट आपने यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए, उसे आप कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जैसे कि भाई आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, 1 लाख की मशीन है, इसकी लाइफ है 5 ईयर, ठीक है। एक साल बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने एक साल में 20,000 की मशीन यूज कर ली, कंज्यूम कर ली ना, तो वो हमारा बन जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट ईयर हम यूज करेंगे तो फिर हम कहेंगे एक साल नेक्स्ट ईयर में हमने 20,000 की मशीन और यूज कर ली, वो बन गया हमारा एक्सपेंस। फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, इस तरह 5 साल में पूरे 1 लाख की मशीन आपकी कंज्यूम हो जाएगी, यूज हो जाएगी और वो बन जाएगा एक्सपेंस। तो इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन को क्या डिफाइन करेंगे, कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कि एक साल में आपने कितने का एसेट कंज्यूम कर लिया, कितने का एसेट यूज कर लिया, तो उसे कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ये इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन बन जाए। अच्छा, अब हर साल क्यों रिकॉर्ड करेंगे, किसी एक साल क्यों नहीं, उसकी क्या वजह है। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल में आपको समझाया कि कॉस्ट आपकी 1 लाख है, लाइफ 5 ईयर, तो हम क्या करेंगे 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 20। तो हर साल हम 20,000 को एक्सपेंस चार्ज करते रहेंगे ना। अच्छा, हर साल क्यों करें, आखिरी साल में पूरे 1 लाख चार्ज कर दें, ये भी तो कर सकते हैं कि 5 साल बाद पूरे 1 लाख से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें, या ये भी कर सकते हैं हमें पता है कि ये 5 साल बाद एक्सपायर होना है, आज ही रिकॉर्ड कर लें, बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। और करंट कैरिंग वैल्यू पता चलेगी। और असल में एक रूल है इसके पीछे, वो मैं सुनना चाह रहा हूँ, किसी के ध्यान में आ नहीं रहा। बाकी तो आंसर ठीक है आपके सारे, वो सब ठीक है। इसकी अच्छा है जी, अब इसकी रीजन बता दो कि हर साल क्यों करेंगे, इसी एक साल में क्यों नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपकी इनकम और एक्सपेंस मैच होने चाहिए। क्या मतलब हुआ, देखिए जो आपकी इनकम होती है रेवेन्यू, क्या बगैर कॉस्ट इनकर किए, बगैर एक्सपेंस इनकर किए रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, नहीं। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ती है, एक्सपेंसेस करना पड़ते हैं, तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है ना। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस मैच होने चाहिए, यानी कि जिस साल जो रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे, जो रेवेन्यू आप अर्न करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो उसी साल में रिकॉर्ड होने चाहिए। जैसे किसी एक साल में आपकी टोटल इनकम थी 5 लाख की और उस साल के आपके टोटल एक्सपेंसेस थे 3 लाख के, ठीक है। किसी एक साल की हम बात करते हैं, 12 महीनों की, हमारी टोटल इनकम थी 5 लाख और टोटल एक्सपेंस हमारे हुए 2 लाख। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम तो उसमें 5 लाख रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्सपेंस कितने चार्ज करेंगे, 3 लाख। 5 लाख की इनकम है, 3 लाख के एक्सपेंस है। अब हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो उसमें इनकम हम कितनी लेंगे 5 लाख, तो एक्सपेंस हम कितने चार्ज करेंगे 3 लाख, क्योंकि 5 लाख की इनकम जनरेट करने के लिए आपने 3 लाख के एक्सपेंस इनकर किए,
तो ये मैच होना चाहिए। अब ये नहीं कर सकते कि इनकम तो आप पूरी रिकॉर्ड कर लें 5 लाख से, और आप कहें यार इस साल ऐसा करते हैं 2 लाख एक्सपेंस चार्ज कर लेते हैं, प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, एक साल अगले साल चार्ज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं, इनकम और एक्सपेंस मैच होने चाहिए। जिस साल जो इनकम रिकॉर्ड होगी उससे रिलेटेड एक्सपेंस उसी साल रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो पेड हो अनपेड हो कुछ भी। ये है मैचिंग प्रिंसिपल। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, चले पहले अटेंडेंस देते हैं, फिर इसको मैं बताता हूँ ये अप्लाई कैसे होगा ना। प्रिंसिपल और यहाँ क्लियर कर देते हैं। किसी एक साल की हम बात करते हैं, एक साल में हमारी सेल्स थी 5 लाख की, हमने गुड सेल की पूरे साल में 12 महीने। और इस साल के हमारे जो एक्सपेंसेस है, जिसमें मतलब रेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, आपके इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, XYZ जितने भी एक्सपेंसेस थे, वो कितने रहे आपके एक्सपेंस? 2 लाख कर लेते हैं सपोज। जब हम ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम सेल्स कितनी रिकॉर्ड करेंगे? 5 लाख। हमें एक्सपेंस कितने माइनस करना होंगे? 2 लाख चार्ज करना होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? हम ये नहीं कर सकते कि हम इनकम तो पूरी रिकॉर्ड करें 5 लाख से, हम क्या एक काम करते हैं, इस साल एक्सपेंस जो है ना 150 रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पोजीशन हमारी बेहतर नजर आएगी, परफॉर्मेंस बेहतर नजर आएगी। 50,000 के एक्सपेंस जो है वो थर्ड ईयर में अगले साल रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसा नहीं, इनकम और एक्सपेंस हमेशा मैच होनी चाहिए। जितनी आपने इनकम रिकॉर्ड की है, उस इनकम को जनरेट करने के लिए जितने भी आप एक्सपेंस इनकर करेंगे, वो उसी साल में चार्ज होने चाहिए, नेक्स्ट ईयर में चार्ज नहीं हो। चाहे वो पेड हो अनपेड हो कुछ भी हो, चार्ज आपने उसी साल करना है। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जो रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं वो उसी ईयर में चार्ज होंगे, नेक्स्ट ईयर में चार्ज नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा देखें। अब ये मशीन है, मशीन की लाइफ है 5 ईयर। 5 ईयर तक इस मशीन से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, 5 ईयर तक प्रोडक्ट सेल होगी, 5 ईयर तक रेवेन्यू आएगा। तब जो हमारी एक्सपेंस है, कॉस्ट है, वो भी 5 ईयर में डिवाइड होनी चाहिए, या इस बजाय इसके कि किसी एक साल में हम पूरे 1 लाख चार्ज कर लें। हर साल होना चाहिए ना, कि हर साल आप इससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर साल आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हर साल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो एक्सपेंस भी हर साल चार्ज होना चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल इस तरह लें, जैसे आप 5 दोस्त मिलकर गए कहीं डिनर पे गए, 5,000 का बिल आया, तो अब क्या होना चाहिए? फेयर ट्रीटमेंट क्या है इसमें, क्या है? सब पे डिवाइड हो कि 1,000 पर हेड आना चाहिए ना, बजाय इसके कि कोई एक पूरे 5,000 पे करे। अब डिनर सबने किया है तो कॉस्ट भी सब में डिवाइड होगी, बेनिफिट सबने लिया है तो कॉस्ट भी सब बेयर करें, बजाय किसी एक पे पूरा बिल आप डाल दें। सही है, तो वही चीज यहाँ पर है, बेनिफिट हमें मिलेगा 5 ईयर तक, रेवेन्यू जनरेट होगा 5 ईयर तक, तो एक्सपेंस भी 5 ईयर में डिवाइड होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 से, आंसर आएगा 20,000। 20,000 को हम हर साल एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहे, और नाम क्या दे देंगे उसे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक। अच्छा, अब देखिए डेफिनेशन आपकी समझ में आ जाएगी, क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन क्या है? इज द मेजर ऑफ cost of economic benefits of tangible non-current asset that have been consumed during the period। ठीक है, कि आपने कितने बेनिफिट कंज्यूम किए ना। जैसे कि एग्जांपल पर आए, 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आएगा 20,000। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल में हमने 20,000 की मशीन यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, वो बन गया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट ड्यूरिंग यूज ड्यूरिंग, एक साल में आपने कितने का एसेट कंज्यूम किया, वो बन गई आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है।
तो जरा हैंड आउट पर आते हैं, मैं एक चीज देख लूं यहाँ पर। अच्छा, ये पॉइंट रह गए थे, बल्कि काम कीजिएगा ठीक है, क्या था। अच्छा, हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन टू डेप्रिसिएशन। An asset is a resource used by a business to generate profit. ठीक है, ये क्लियर है। For example, a delivery van is an asset that allows a business to deliver goods to customer, and this helps a business generate profit. ठीक। Usage or consumption of asset leads to depreciation. ठीक है, जब आप वो डिलीवरी वैन यूज करेंगे तो वो कंज्यूम होगी, यूज होगी या डेप्रिशिएट होगी ना। A non-current asset are used, consumed. इसका मतलब क्या, दे वेयर आउट एंड डी वैल्यू ओवर टाइम, and this consumption needs to be reflected as a cost to the business on an annual basis कि एक साल में हमने कितना एसिड यूज कर लिया। दिस कॉस्ट इज डेप्रिसिएशन, उसे नाम क्या देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। The depreciation is the expense charged to statement of profit or loss in each accounting period to reflect how much of the economic benefit associated with tangible asset has been used up in the accounting period। तो हमें पता चलेगा एक साल में हमने कितना का एसिड यूज कर लिया। अच्छा, इसके बाद ये मेथड्स हैं, इस पर भी हम आते हैं। पहले हमने ये दो पॉइंट स्किप किए थे, इस पे बात कर लेते हैं। ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में हम थे, क्या लिखा था, दे में डेप्रिशिएट ओवर टाइम एज एसेट स्टार्ट्स टू एज एंड डेट्यूरेट। ठीक है, खत्म हो जाता है। दे मे होल्ड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अब ये दे में होल्ड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ एसेट यूजफुल लाइफ। हाँ, यानी कि जब आपका एसेट देखें एक्सपायर हो जाएगा, 5 ईयर अगर लाइफ है, 5 ईयर के बाद उसको फिर आप क्या करेंगे, किसी कबाड़ी को बेचते हैं ना, तो कुछ पैसे मिल जाएंगे आपको, तो उसे आप कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप पता है क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक, स्क्रैप वैल्यू यानी कि कबाड़िया वैल्यू कहते हैं इन शॉर्ट। अच्छा जी, ये हो गया एक पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर था आइए 16 में क्या पढ़ेंगे हम, कि इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एसेट, कि जब एसेट हम एक्वायर करेंगे तो आपने उसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट और ये डेप्रिसिएशन चार्ज पे भी हम बात करते हैं। कैरिंग अमाउंट क्या होता है ये भी आगे आ जाएगा, और ये डेप्रिसिएशन अभी हम पढ़ लेते हैं। जब डेप्रिसिएशन समझ में आ गया आपके, डेप्रिसिएशन होता क्या है, आप इसे हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। ये तो देखिए, मैंने एक सिंपल से आपके एग्जांपल के तौर पे समझा दिया कि भाई 1 लाख कॉस्ट है, 5 ईयर लाइफ है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 20,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के प्रॉपर मेथड्स हैं, टोटल 5 मेथड्स हैं इसके, या 5 कह लें फॉर्मूले हैं, जिनको यूज करते हुए हम अपने 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, टोटल मेथड 5 हैं, आपके कोर्स में सिर्फ 2 मेथड्स हैं, तो हम वही 2 पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी 3 नहीं पढ़ेंगे। A business select depreciation method based on how they expect to use asset economic span। अच्छा, अब 2 मेथड यहां पढ़ेंगे, और कौन सा मेथड यूज करना है ये डिपेंड करेगा आपने एसेट को यूज कैसे किया। क्या लिखा देखें, सिलेक्ट डेप्रिसिएशन मेथड बेस्ड ऑन। अच्छा, 2 मेथड्स हैं, दो में से कौन सा यूज करना है, वो किस पे बेस करेगा, हाउ दे एक्सपेक्ट टू यूज एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट, कि उस एसेट से आपको बेनिफिट किस तरह मिल रहे हैं, जिस तरह से वो बेनिफिट देगा उसी तरह से उसको हमने डेप्रिशिएट करना है। इसका क्या मतलब हुआ, एक नया पॉइंट आ गया। देखिए, यहाँ पर अभी हम यूज करेंगे अब 2 मेथड, बल्कि इसको एक काम करते हैं, हाँ, इसको जरा सा होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि कब हमने कौन सा मेथड यूज करना है। इसके लिए अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे पहले, क्वेश्चन के बाद ये आपको पॉइंट बेहतर तौर पे समझ में आएगा। ठीक है, कि 2 में से कौन सा मेथड कब यूज होगा, किन एसेट के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, किन एसेट के लिए कौन सा यूज। ठीक है,
अच्छा, एक काम करते हैं, हम जो कुछ चीजें यहाँ पर हैंड आउट में नहीं है वो आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर ये आखिर वाला पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे, फिर ये और चीजें हैं इसमें। पहले तो ये लिख लें जरा सा, हाँ इसको नोट कर लें। अब बात है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। टोटल 5 मेथड्स है, मैंने आपको बताया, इसमें से 2 आपके कोर्स में हैं, तो इन 2 के हम फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला मेथड, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये इसका दूसरा मेथड है, इसके 3 नाम है, रिड्यूसिंग और डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ही बात है। 2 मेथड्स हैं जो हम आपके सिलेबस में, फॉर्मूले लिख लेते हैं इनके। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो आपको मिल जाएगा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक नई टर्म आ गई। एक्यूमुलेट के मीनिंग क्या होते हैं? जमा करना, सम करना, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये नीचे मैंने लिख भी दिया है, सम ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जैसे हमने ये पहले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, वो आया 10,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, वो भी 10, दोनों को ऐड कर लें, टोटल कितना हुआ 20,000। तो उसे हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 20 फिर वो 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये चीज एक्यूमुलेट मतलब सम। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका एक फॉर्मूला और भी है, क्या हो सकता है कुछ इस तरह से, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो स्ट्रेट लाइन में नॉर्मली ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये भी आ सकता है कि अगर लाइफ गिवन होगी तो ये फॉर्मूला, और परसेंटेज गिवन होगी तो सेकेंड वाला, और रिड्यूसिंग का एक ही मेथड। ये कॉपी करें, फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर इस पे मजीद डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, वो एक पॉइंट रह गया था कि कब हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसमें हम बात करेंगे कि किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। टू 2010 कॉपी कर लिया, 10 हो गया, चलो 11 और 12 नहीं, इसको नहीं एक साथ क्यों निकाल, क्यों निकाल, एक साथ निकालते ही नहीं है, 5 साल का कैलकुलेट कर, वो जो आएगा ना 3 से मल्टीप्लाई करके, वो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाएगा। वो एक्सपेंस नहीं होगा, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 3 साल का एक्यूमुलेटेड, उसे कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
2010 फॉर्मूला कॉपी कर लिखते हैं इसका। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू, अच्छा रिड्यूसिंग का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस्ट तो वही रहेगी 8 लाख, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने लिखवाया था, क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑल प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा पहला साल है ना 2010, प्रीवियस ईयर यहाँ पर नहीं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा? जीरो। तो पहले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो होता है, तो यहाँ प्रीवियस ईयर नहीं दिया, प्रीवियस ईयर नहीं है, पहला साल है। और परसेंटेज कितनी है? 10%। ये आ जाएगा आपके पास 80,000। 80,000 हो गया 2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फॉर्मूला कॉपी करते हैं, 2011 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट तो वही रहेगी, कॉस्ट तो वही लेंगे 8 लाख, माइनस अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब एक्यूमुलेटेड होगा 80,000, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर मौजूद है ना, और उसका 10%। ये माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 72,000। ये हो जाएगा 2011 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब 2012 वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस्ट सेम रहेगी 8 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब ये नहीं, 72 नहीं, हाँ लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सम ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर, ऑल प्रीवियस, सिर्फ प्रीवियस नहीं लिखा हुआ, ऑल प्रीवियस, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सबके डेप्रिसिएशन का सम। यहाँ पे प्रीवियस ईयर दो हैं, 2011 और 2010, तो ये 80,000 और 72,000 दोनों को आप ऐड करेंगे, एक्यूमुलेटेड हो जाएगा 1,52,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, 64,800 के साथ। अच्छा अगर 2013 की बात करें, ये भी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस्ट तो वही रहेगी 8 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब यहाँ प्रीवियस ईयर कितने? तीन, तो 12, 2012, 2011, 2010, तीन प्रीवियस ईयर है, तो इन तीनों का हम ऐड करेंगे, 80,000 प्लस 72,000 प्लस 64,800, तो ये हमें मिलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। टोटल क्या बन रहा है? 6, और इसका 10%। ये हमें 2013 का डेप्रिसिएशन एक्सेस मिलेगा 58,302। क्लियर हो गया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी समझ में आ गया। दो मेथड से हमने एक एसेट को डेप्रिशिएट किया। इस क्वेश्चन में एक एसेट था जिससे हमने दो मेथड से डेप्रिशिएट किया, दो मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया। तो इसमें डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको? ये देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर ईयर का डेप्रिसिएशन सेम रहता है, सेम आ रहा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या हुआ है, पहले साल 80,000, फिर 72, फिर 64,800 और 58,320, हर साल रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हैंडआउट में हम बात कर रहे थे, जो पॉइंट हमने स्किप किया था, तो बात करते हैं विच एप्रिसिएशन मेथड टू यूज। अब ये बताएं कौन सा मेथड यूज होना चाहिए, या किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज होना चाहिए, क्या ख्याल है, किन के लिए?
नॉन करंट को ही डेप्रिशिएट करते हैं ना, और करंट के लिए नहीं। अच्छा, अब देखिए इसमें फर्क क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में हर ईयर का डेप्रिसिएशन सेम है, रिड्यूसिंग में कम हो रहा है ना। तो अब मेथड तो आप ये नहीं कहेंगे ना गलत है, मेथड तो बिल्कुल ठीक है। अब ये हम बात करेंगे कि किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। अच्छा देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, मैचिंग प्रिंसिपल को, कि जिस ईयर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी ईयर में चार्ज होने चाहिए, इनकम और एक्सपेंस मैच होने चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, हर ईयर का डेप्रिसिएशन सेम आ रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो वो एसेट्स जिनसे आपको हर ईयर सेम बेनिफिट मिले उनके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मैथ। जैसे फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग की एग्जांपल लें, ये बिल्डिंग हर ईयर हमें सेम बेनिफिट दे रही है, इसका बेनिफिट कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? कम बेनिफिट तो उतना ही दे रही है ना। बेनिफिट बेनिफिट की बात कर रहे हैं, सेम बेनिफिट है या नहीं? ठीक है, जैसे इस रूम की एग्जांपल लें, इसकी कैपेसिटी अगर 40 स्टूडेंट की है तो आज भी 40 है, कल भी 40, साल बाद भी 40, 5 साल बाद भी 40। ये चेयर है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1 पर्सन है, आज भी 1, कल भी 1, 5 साल बाद भी 1। तो ये सेम बेनिफिट बेनिफिट मिल रहा है। एक मशीनरी की एग्जांपल ले लें, न्यू मशीन है तो स्टार्ट में उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, क्वालिटी भी बेहतर होगी, पर टाइम के साथ साथ प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है और क्वालिटी भी थोड़ी डाउन, पुरानी मशीन और नई मशीन की वजह से ना। ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए बेहतर कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन, सेम बेनिफिट सेम एक्सपेंस। फर्नीचर के लिए स्ट्रेट लाइन, सेम बेनिफिट सेम एक्सपेंस। मशीनरी की बात करें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि न्यू मशीन की परफॉर्मेंस शुरू में अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ज्यादा बेनिफिट तो ज्यादा डेप्रिसिएशन, बाद में कम बेनिफिट तो कम डेप्रिसिएशन, इस तरह से। ठीक है, तो वो एसेट जिनसे आपको सेम बेनिफिट मिलेगा उनके लिए स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, और जहां बेनिफिट रिड्यूस होगा वहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे। तो ये फर्क है। ये पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह मोटर व्हीकल्स है, उसके लिए कौन सा बेहतर होगा? रिड्यूसिंग ना। इसको पढ़ लेते हैं आप। बिजनेस सेलेक्ट द एप्रिसिएशन मेथड बेस्ड ऑन हाउ दे एक्सपेक्ट टू यूज एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि जिस तरह से आपको बेनिफिट मिलेंगे उसी बेस पे आपने उससे डेप्रिशिएट करना है। ठीक, इफ द बिजनेस एक्सपेक्ट इक्वल बेनिफिट ईच ईयर, a straight line method is used. ठीक, for example, a business owns a furniture piece. Since furniture is not expected to vary, its benefit contribution to the business throughout its useful life same रहेगा. The straight line depreciation method should be applied. अच्छा, if the business expect more significant benefit in earlier years, they use diminishing balance method. This is when asset becomes increasingly less productive for each year of. तो ये किन के लिए बेहतर है? मशीनरी, मोटर व्हीकल्स के लिए ये मेथड बेहतर है। ठीक, ये दो बेसिस हैं जिनके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कब हमें कौन सा मेथड यूज करना है या किन एसेट के लिए कौन सा मेथड यूज करना। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है यहाँ रिड्यूसिंग में, कि अगर आपको देखिए कोई भी एसेट हो उसका बेनिफिट अगर शुरू में ज्यादा है, एक मशीन के एग्जांपल ले लें, टाइम के साथ साथ थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, लेकिन क्या हर साल डिक्लाइन आएगा? कि जैसे एक मशीन, अगर नई मशीन 100 यूनिट्स पर डे बनाती है, उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाएगी, 100 से 95, 95 से 90, 85, 80 पर आएगी। क्या हर साल प्रोडक्शन कम होगी या एक टाइम पर आकर कांस्टेंट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। एक टाइम आएगा जब उसकी प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, सपोज 80 यूनिट पे आके कांस्टेंट। ऐसा थोड़ी होगा हर साल कम होते रहेंगे, 5 5 कम हो रहे हैं, 10 10, और आखिरी साल में वो आपके पास मतलब कि 5 यूनिट बनाएगी, ऐसा नहीं। सही, एक टाइम आता है जहां अगर वो आपका एसेट उसकी प्रोडक्शन उसकी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर हम मेथड चेंज कर देते हैं, फिर हम रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पर आ जाते
ये भी होगा, ये भी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर मेथड चेंज हो जाता है। सही। ओके। तब ये क्लियर हो गया कि कब कौन सा मेथड यूज करना है, या किन एसिड्स के लिए कौन सा मेथड यूज होगा और क्यों। सही। अब इसकी रिक्वायरमेंट टू, ठीक है जी, प्रिपेयर फुल अकाउंटिंग एंट्रीज एंड टी अकाउंट्स। ठीक है, पहले एंट्रीज बना लेते हैं, इसके बाद टी अकाउंट्स बनाएंगे। जब तक कि पहली एंट्री हो जाएगी मशीन परचेज करने की। मशीन तो ये जनवरी 1 पे हम बनाएंगे। एंट्री होगी मशीन डेबिट 8 लाख। 8 लाख से मशीन अकाउंट डेबिट होगा, और कैश या बैंक 8 लाख से क्रेडिट होगा। ये तो एंट्री हो जाएगी परचेज ऑफ मशीनरी। अब हम मशीन यूज करेंगे, 1 ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे हम इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, वो रिकॉर्ड करते हैं। जिस डेप्रिसिएशन फिलहाल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। अच्छा, मेथड कोई भी हो, एंट्री सेम होती है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा। कितना था? 35,000 ना, स्ट्रेट लाइन मेथड का। अच्छा, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज, एसेट आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है? एक्सपेंस इंक्रीज होगा और एसेट डिक्रीज होगा। एक्सपेंस इंक्रीज और एसेट डिक्रीज, तो एज पर इफेक्ट एंट्री होनी चाहिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और मशीन क्रेडिट। लेकिन हम मशीन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते, इसकी जगह एक नया अकाउंट बनाते हैं और उसे हम नाम देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,000। अब ये न्यू अकाउंट बनाने की रीजन क्या है? इतनी होती है कि हमें देखें एस इंफॉर्मेशन, मशीन अकाउंट से हमें अपनी मशीन की कॉस्ट पता चलती रहेगी कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। 10 साल बाद भी आप चेक करेंगे तो आपको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट से हमें हर ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिलेगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा कि अब तक हमारा एसेट कितने अमाउंट से डेप्रिशिएट हो चुका। तो इसलिए एक अलग अकाउंट बना लिया जाता ताकि हर चीज की डिटेल अवेलेबल। जब इसके बाद हर साल यही डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी ना, एसेट हम यूज करते रहेंगे और हर साल 35,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको लेजर में पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? मशीन डेबिट है 8 लाख, और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कैश या बैंक। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 35,000, और डेट आ जाएगी यहाँ ईयर एंड की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 35,000। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने पोस्ट कर दी। ईयर एंड पर अकाउंट क्लोज करेंगे। मशीन अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल आ गया 8 लाख, और यही इसका कैरी डाउन हो जाएगा, और यही नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्ट। के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे 35,000, और ये इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा 35 CD, जो कि नेक्स्ट ईयर में पटा। ये बन गया हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे। टोटल है 35,000। 35। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे। तो बैलेंस आया, ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होगा, बल्कि ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा, और जो ये जो बैलेंस आ रहा है 35,000, ये हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। वहां पे हम इसे एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को हमने कैरी डाउन ब्रॉट डाउन क्यों नहीं किया? तो इसकी रीजन ये कि अगर हम यहाँ कैरी डाउन लिखकर
को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर दें। इसका मतलब क्या होगा, हमने करंट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिए। इस ईयर एंड पे, जब करंट ईयर एंड पे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज होगा? 0। 35 होना चाहिए लेकिन चार्ज होगा 0, क्योंकि हमने इसको कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर दिया ना। ये तो अब नेक्स्ट ईयर में चला गया। ठीक। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा उसमें एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? 0। तो ये तो आप फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चले गए ना, कि आप करंट ईयर के एक्सपेंस आपने नेक्स्ट ईयर में कैरी डाउन कर दिए। तो इसलिए हम करते हैं कि जब ईयर एंड पर अकाउंट क्लोज करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट को कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करते, बल्कि उसी साल क्लोज करेंगे और जो बैलेंस आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर खत्म। ठीक है। बाकी आपका मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होते रहेंगे। अच्छा, अब हम ईयर एंड पे बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट, जिसमें यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे 35,000। जब ईयर एंड पर हम बना रहे हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसमें नॉन करंट एसेट हम लिखेंगे मशीन, इसकी कॉस्ट है 8 लाख। इसमें से लेस करेंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,000। आंसर आएगा 7,65,000। ये जो 7,65,000 है इसे हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट भी कहा जाता है। जो हैंडआउट में लिखा था नेट बुक वैल्यू, और मैं लिख देता हूँ कैरिंग वैल्यू या कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं। देखिए यहाँ से हमें तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये पता चल गया हमें कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, और ये हमें बता रहा है कि हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी है, और अब तक हमारी मशीन कितने अमाउंट से डेप्रिशिएट हो चुकी है, और अब उस वक्त इसकी बुक वैल्यू कितनी। अच्छा, बुक वैल्यू इसलिए कहते हैं, ये हमारी बुक में इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए इसे बुक वैल्यू कहा जाता है कि एज पर बुक्स, एज पर रिकॉर्ड। सही। ये कंप्लीट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, रिकॉर्ड कर लिया, लेजर्स बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए। तो इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन कॉपी कर लें, एक ईयर की और हम बना लेंगे लेजर्स और ये स्टेटमेंट।